ड्रामा के स्टार्ट में हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ से डीमंस इकट्ठा होते हैं और अंडरवर्ल्ड की क्वीन जो होती है वहां पर आ जाती है। लेकिन कुछ डीमन आज जो है क्वीन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि आप यहाँ पर क्वीन तो बन गई है लेकिन यहाँ के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लायक होती तो आज आपका भाई ठीक होता। क्वीन कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, और वहां पर सबको नीचे गिरा देती है। कहती है कि यहाँ की कर्ता भी और सब कुछ मैं, कोई भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठा सकता। सारे डीमंस को वहां से भगा देती है। तभी एक छोटा बच्चा आता है, कहता है कि आपको अब पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। वहां पर एक पर्पल और बीड है जिसे लाना है, जिससे आपका भाई ठीक होगा। कहती है कि क्या मुझे वहां पर कैसी जिंदगी जीनी है। पता चलता है कि एक प्रिंसेस है, उनके रूप में उन्हें जीना पड़ेगा। कहती है कि ठीक है, आज से इसकी जिंदगी मैं जीऊंगी और अपने भाई को जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं वो क्वीन को अलविदा कहते हैं कि जल्दी ही वापस आइएगा। वो वहां से चली जाती है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जिनका नाम सिल्लू होता है। मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझे अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। जियांगशिन उठती है, कहती ओ तो ये जगह है। उफ, ये मेरे सर पर चोट कैसी लगी है। जैसे ही वो सोचती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, उसने उसे शादी करने का वादा किया था और कहा था कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। उसकी शादी फिक्स हो चुकी होती है सिल्लू के साथ, मीन्स प्रिंस के साथ। पर उसका बॉयफ्रेंड होता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, उस मैजिस्ट्री को मार दो। अगर उसे मार दोगे ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कहती है लेकिन मैं प्रिंस को तो नहीं मार सकती हूँ ना। कहते मारना पड़ेगा, वरना देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसी वजह से उसने उसको ड्रग खिला दिया था कि जाओ और अब अपनी अंतिम सांसें गिनो। लेकिन वो चुपके से वहां निकल रही होती है, तभी सिल्लू सामने ही बैठा हुआ होता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस को रूम में आने की। कहती है मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ। कहते हाथ हटाओ मेरे मुंह से। कहती नहीं हटाऊंगी। ये क्या कर रही हो तुम, मेरे ऊपर से हट जाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारा। कहती है जो बुरा करना होगा कर लेना, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे साथ बुरा करने वाली हूँ। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही वो उसे किस कर लेती है और उसके साथ जबरदस्ती अपनी रात बिताती है। कहती देखो अच्छे तो हो लेकिन इतने भी अच्छे नहीं। तुमने अपना मेरे साथ जो वक्त बिताया है उसके लिए तुम्हें कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए। और उसे अपना जेट दे देती है, वहां से चली जाती है। सैनिक आता है, कहता है क्या हुआ मैजेस्टी। कहते हैं ये जो लड़की आई थी इसको पकड़ो यहाँ से। कहते हैं यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है, मैं पूरी रात बाहर ही खड़ा था। कहते हैं ये जेट देख रहे हो ना, ये उसी का है। अब यहाँ पर सैनिक को यकीन नहीं होता कि मैजेस्टी के साथ साथ किसी ने अपनी रात बिता ली, वो भी जबरदस्ती करी। ये मैजेस्टी भी ना, वहां पर मैजेस्टी को पता था कि जो भी लड़की थी उसने पहली रात ही उसके साथ बिताई है। हम देखते हैं जियान सिंह वापस आ जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त कैट भी आ जाती है अंडरवर्ल्ड से। कहती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कहती ठीक है रहो। डीमन आता है, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, तुम्हारे अंदर जो पावर है उसे मैं लेकर ही रहूंगा। इतनी देर में वहां पर एक नौकरानी आती है। कहती तुम यहाँ पर, पता है ना कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। मन में सोचती है कि प्रिंस ने तो इसे भगाने को कहा था लेकिन ये यहीं पर खड़ी है। कोई बात नहीं, प्रिंस तो मुझसे प्यार करते हैं, एक ना एक दिन तो मैं इसे इसकी असली औकात दिखाकर ही रहूंगी। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, जियांग सिन उस दासी को थप्पड़ मार देती है कि औकात मत भूलना, दासी हो ना। कहती मैं दासी हूँ लेकिन मार नहीं सकती हूँ। वो फिर से मार देती है। यहाँ पर दासी को यकीन नहीं होता है कि एक सीधी सादी लड़की आज इतनी तेज तर्रार कैसे हो गई। कहती तुम मुझे मार रहे हो, इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। पीछे से वो नेगेटिव जो एनर्जी होती है ना उसकी बॉडी में डाल देती है। कहती ये क्या हो रहा है, मुझे प्लीज, मुझे कोई बचा लो, मुझे बचा लो। कैट बोलती है कि इसके साथ यही होना चाहिए। बदतमीज कहीं की ज्यादा बोल रही थी। वहां पर वो लगातार अपने आप को 10-20 थप्पड़ मारती है। कहती आ गई ना अक्ल, आज के बाद से मुझसे बहस मत करना। कहते हैं कि जो क्वीन मदर होती है असल में उनके भाई के बेटे ही प्रिंस होते हैं। कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस जियांग सिन को तुम्हें नहीं छोड़ना है, लेकिन तब भी तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तभी जैसे ही प्रिंस वापस आते हैं तो दासी कहती है कि देखो ना मुझे कितना मारा है जियांग सिन ने, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। प्रिंस बोलते हैं दूर हटो, मुझे सिर्फ जियांग सिन से बातें करनी, उसे और किसी से बात नहीं करनी। कहती है लेकिन उसने मेरा इतना बुरा हाल किया है। तभी जियांग सिन दरवाजा खोल देती है। उसे देखकर प्रिंस की आंखें खुली रह जाती है कि वाह तुम तो सुंदर लग रही हो। कहते सुंदर, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं लग रही। और ये दासी कौन है। कहते मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं तो उसे तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पर वो सोचता है कि तुम टेंशन मत लो, एक दिन देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। कहते हैं जियांग सिन दरवाजा खोल दो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन अब ओरिजिनल जियांग सिन वहां पर आती है जिसकी डेथ हो चुकी है। सिन कहती है कि तुम इससे बात कर लो, तुम इससे कुछ कहना चाहती हो। पर वो प्रिंसेस से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आज रात में पूल के किनारे तुम आकर मुझसे मिलना। कहते हैं ठीक है मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, मुझे तो तुम्हारा इंतजार ही रहेगा। ये देखकर दासी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है।
ये थी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। यहाँ पर प्रिंस क्या सोचता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी भी करूँगा और तुम्हें मार भी डालूँगा। पर जियांग सिन दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन आगे से नहीं। वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कहाँ हो जियांग सिन, अब आ भी जाओ, इतना मत तड़पाओ। जैसे पीछे जियांग सिन आती है तो वो उसकी स्पिरिट आती है, डर जाता है, कहता है तुम कौन हो? कहती वही जिसे उस रात तुमने मार दिया था। कहता है कि अगर तुम मर गई थी तो वहाँ पर कौन था? ये थी मैं थी। अभी जैसे वो आती है तो वो और भी डर जाता है, कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहती है मैं असली जियांगशन हूँ ही नहीं, असली जियांगशन तो तुम्हें उधर मिल जाएगी। पता चलता है कि वहाँ पर आग से भरा एक तालाब होता है जिसमें जियांगशन उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है मेरे साथ ही तुम्हें चलना पड़ेगा। वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। रियल जियांगशन थैंक यू बोलती है और चली जाती है। कहती है तुम्हारा बदला तो मैं लेकर ही रहूँगी, एक-एक से बदला लूँगी। इधर हम देखते हैं कि सैनिक आता है, कहता है कि प्रिंस चलिए ना, लेकिन वहाँ पर दासी और प्रिंस दोनों की डेथ हो गई होती है। सैनिक चिल्लाकर भागता है कि डेथ हो गई, डेथ हो गई। लेकिन सामने मैजेस्टी भी खड़े होते हैं, कहते हैं इंटरेस्टिंग तुम यहाँ पर। कहती हो तो तुम कल रात वाले लड़के हो क्या? लेकिन इतनी देर में वहाँ पर ब्रदर भी आ जाता है। वो उसका गाल पकड़ कर कहती कहाँ थे? तो बहुत खुश हो जाता है, मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? कहते अपने भाई के साथ ऐसे बात नहीं करूंगी तो कैसे बात करूंगी? प्रिंस कहते हैं कि तुम्हारा रवैया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहती है रवैया, देखो मैंने तुमसे कल ही कहा था कि हम दोनों लोगों के बीच जो कुछ भी हुआ है ना, उसका रास्ता तुम अपना देखो और मैं अपना रास्ता देखूंगी। और वहाँ पर उसकी बिल्ली ना मैजेस्टी को थोड़ा कट लगा देती है, कहते हैं ये बिल्ली कुछ जानी-पहचानी लग रही है। कहती है कि जानी-पहचानी नहीं, मेरी सबसे प्यारी बिल्ली है। उसका भाई कहता है कि मेरी बहन थोड़ी-सी खतरनाक है लेकिन इतनी भी नहीं। लेकिन आप सच में उसे जानते हैं क्या? कहते हैं हाँ, बहुत अच्छे से। ये जेड देख रहे हो ना? वो कहता है ये मेरी बहन का जेड फेवरेट है, तुम्हारे पास कैसे आया? कहता है बस एक किसी खास मकसद की वजह से। बिल्ली आती है, कहती है कि इन लोगों से आपको बचना चाहिए और ये मैजेस्टी मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन मैजेस्टी फिर से पीछे से आ जाते हैं, कहती क्या करने आए हो? ऐसे ही तुमसे थोड़ी बहुत पूछताछ करने। कहती पूछताछ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास टाइम है। कहते हैं टाइम भी निकल आएगा, सब कुछ निकल आएगा। तो वो उसका गाल पकड़ कर कहती है कि ठीक है, चलो अगर दोबारा मेरे साथ सब कुछ करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन हाँ भूल फिर से जाना, दिल मत लगाना मुझसे। कहता है दिल तुम मुझसे मत लगाना, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारे बारे में सारी खोजबीन निकाल लूंगा, क्योंकि उन दोनों की डेथ ऐसे तो हो नहीं सकती है। कहती है कि तो ठीक है, जाओ तुम्हारे पास टाइम कम है, पता लगा लो कि प्रिंस और उस दासी के साथ क्या हुआ था। वो उसके ऊपर अपने पावर का यूज करने चलती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके ऊपर उसकी किसी भी पावर का यूज हो ही नहीं रहा है। वो जान जाती है कि ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, ये कोई खास पर्सन है। बिल्ली बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इससे जरा बचकर रहना, ये बहुत डरावना है। क्वीन मदर को जब पता चलता है कि उनके जो भाई का बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, तब कहती है कि किसने मारा वहाँ पर। इनॉस बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ लास्ट में जियांगशिन गई थी। कहती है जियांगशिन तो बहुत सीधी-सादी है, भला वो क्यों मारेगी? इनॉस जाते हैं जियांगशिन को बुलाने के लिए कि चलिए, आपको क्वीन मदर ने बुलाया। कहती है हाँ बिल्कुल चलूंगी, लेकिन किस लिए? है कि ज्यादा मुझसे बहस मत करो, जो बुलाया है तो चलो, मतलब चलो। तब यहाँ पर जियांगशिन उसको थप्पड़ मार देती है कि तमीज से बात करो, ये तुम्हारा घर नहीं है। कहते हैं तुम मार कैसे सकते हो? तभी पीछे से प्रिंस और वहाँ पर उसका भाई फिर से खड़ा होता है। प्रिंस दूर से नोटिस कर रहे होते हैं कि इसके हाव-भाव देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये पहले वाली जियांगशिन है। उसका भाई कहता है कि सिस्टर कहाँ जा रही है? कहती है कि मुझे किसी खास मकसद से बुलाया गया है, इसी वजह से जाना ही पड़ेगा। कहते हैं मैं भी चलूँगा। कहती है नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि रास्ते में वो बैठी होती है, जहाँ पर बिल्ली कहती है कि क्या सच में क्वीन मदर से तुम बच पाओगी? कहती है हाँ, क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी आ जाते हैं, कहती है कि अब यहाँ पर क्या करने हो? कहते हैं ये लो अपना जेट ले लो। उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये थी देखो मैंने पहले भी कहा कि मेरे से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहता है दिल नहीं लगा रहा हूँ, बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसे हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करती है बार-बार, लेकिन उसका कोई भी हिप्नोटाइज़ उसके ऊपर काम ही नहीं करता, तो उसके हाथ पर कट कर लेती है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा-सा आराम करना है। उसके पैर पर ना सर रखकर सो जाती है। बाहर सैनिक सोचता है कि आज तक मैजेस्टी को कोई लड़की टच भी नहीं कर पाई है, लेकिन आज देखो सारा मामला उल्टा ही नज़र यहाँ पर मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि उसकी नब्ज़ तो चल ही नहीं रही है। ये मतलब ये सच में जियांगशिन नहीं कोई और है। जाती है तो कहती है क्वीन मदर आपने मुझे क्यों बुलाया? क्वीन मदर अभी भी उसको सिर्फ घूर रही होती है, कहती है कि क्या तुमने सच में मेरे भाई के बेटे को मारा? कहती है नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं मारा। आखिर मैं उसे क्यों मारूंगी, मेरी तो उससे शादी होने वाली थी।
पर सैनिक आ जाता है, कहता है कि हाँ, मैंने लास्ट टाइम इन्हीं दोनों लोगों को देखा था बात करते हुए। कहती है कि तुमने मुझे ही देखा था? कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें ही देखा था। उसके पास जाती है और अपना भूत वाला चेहरा दिखाती तो वो डर जाता है कि घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट। कहती इतनी ब्यूटीफुल लेडी को घोस्ट क्यों बोल रहे हो? मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्वीन कहती है कि ये मत बोलो कि तुम कहाँ पर खड़ी हो, मैं तुम्हें सजा दिलवा सकती हूँ। तभी पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं सजा किस बात की? वहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर भी आ जाती है। जियांगशन कहती है तुम यहाँ पर। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि ग्रैंडसन अगर जियांगशन को लाइक करता है तो मुझे लगता है कि इन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी फिक्स हो चुकी है। हमारे भाई के बेटे से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर वो सारे सबूत भी दिखा देती है कि उस दासी के साथ तुम्हारे भाई के बेटे का अफेयर चल रहा था। उन दोनों के अफेयर की वजह से सब कुछ हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। तो इसका इल्जाम तुम मेरे डॉटर इन लॉ पर नहीं लगा सकती हो। यहाँ पर क्वीन मदर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उल्टा उन्हें ही पकड़कर बाहर ले जाया जाता है और कोर्ट पैलेस में छोड़ दिया जाता है। कहती है तुम मेरी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। कहता है वो तो साफ दिख रहा था। तभी कैट आ जाती है, कहती है कि देखा, मुझे तो ये भयानक लग रहा है, मुझे तो इससे डर लगता है। पता नहीं क्यों जब भी आता है तो मेरा मन करता है मैं भाग जाऊं। कहती है कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना काम तो करते हैं। देखते हैं कि उसका भाई आता है, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना पड़ेगा। कहती कहाँ जाना है? पता चलता है कि जो जियांगशिन के फादर हैं वो कई सालों से बिस्तर से ही नहीं उठे और उसके फादर और उसके बीच का रिश्ता भी अच्छा नहीं है। नोटिस करते हैं कि जो वहाँ पर लैंप रखी है उसमें नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। कहती है वाह, नेगेटिव एनर्जी! किसी अपने ने ही ये काम किया है कि मेरे फादर को होश ही ना आए। वो जाकर उस लैंप को कट कर देती है। उसका भाई कहता है ये क्या किया तुमने? ये बुद्धिस्ट टेम्पल से है। और कहती है इसमें ऑयल मिला है जो देख रहे हो, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। याद रखो कि ये बात किसी को ना पता चलने पाए। वैसे भी मुझे इस नेगेटिव एनर्जी का पता लगाना है। कैट कहती है मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। पर दासी आती है, कहती है कि मिस चलिए, आपको चलना है। लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है, कहते हैं अकेले मत जाओ। किस्टी ने अपने सैनिकों को भेजा था कि रास्ते में खतरा हो सकता है। सब लोग वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई उस गांव में होता ही नहीं। मतलब पूरा गांव खाली, बिजली कड़क रही होती है। जियांगशिन कहती है कि अपनी दासी और सैनिक से कि तुम दोनों उस रास्ते से निकलो, मैं पता कर लूंगी कि यहाँ पर क्या है। वो धीरे धीरे जाती है और एक घर में देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन सब की स्पिरिट ही वहाँ पर होती है। सब कहते हैं क्या तुम मुझे देख सकती हो क्या? कहती है हाँ बिल्कुल देख सकती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? पीछे से दासी कहती है कि ये मिस किससे बात कर रही है, हम लोगों को तो कोई भी नहीं दिख रहा है। सैनिक कहता है कि हाँ मुझे भी कोई नहीं दिख रहा है। जैंक्सिन कहती चलो आओ मेरे साथ, मुझे चलना है। वो लोग एक पेड़ के पास जाते हैं जो बरगद का पेड़ होता है। वहां पर चारों तरफ बस नेगेटिव एनर्जी होती है। दासी बहुत डर रही होती है। सैनिक कहता है कि यहाँ पर क्या है? कहती है कि यहाँ पर लोगों को बंधक बनाया गया, पूरे गांव के लोगों को यहाँ पर समर्पित कर दिया गया है सिर्फ यहाँ की एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये कौन कर रहा है? वो अपनी पावर का यूज करती है। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी के पास जो है वही मॉन्क आए हुए होते हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे हटा सकता हूँ। ऐसे ही उस बरगद के पेड़ पर जियांगशिन अटैक करती है। मॉन्क के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। कहता है मैं भी आता हूँ, जरूरी काम करना है। लेकिन मॉन्क कहते हैं ये मेरे काम को किसने बिगाड़ा? सालों की मेहनत है मेरी। और अपनी पावर का यूज करती है और बरगद के पेड़ों से बहुत ज्यादा जड़ें निकलने लगती है जो सैनिकों को घायल कर देती है। वो अपनी पावर का यूज करती है और सारी जड़ों को पीछे करती है। सैनिक कहता है आपने ये कैसे किया? लेकिन इधर मंकी की हालत बिगड़ रही थी कि ये कौन है? कौन इतना पावरफुल आ गया जो मेरे काम को बिगाड़ सकता है? वो अपनी दूसरी पावर का यूज करता है कि उस पेड़ पर जो है चारों तरफ से मुझे पहरा जमाना पड़ेगा। सैनिक जाता है, कहता है मिस प्लीज हमारे लोगों को बचा लीजिए। कहते हैं कि सैनिकों को नहीं, पहले अपने आप को बचाओ। चाम देती है कि इसे अपने पास ही रखना। मॉन्क वहीं पर होते हैं और पीछे से जियांगशिन भी आ जाती है। वहां पर मैजेस्टी बैठे होते हैं। कहती है कि आ गई तुम, वहां पर क्या पता चला? कहती है कि बहुत कुछ पता चला, लेकिन मैजिस्ट्रेट उसको छूते हैं। कहते हैं कि तुम और भी प्यारी लग रही हो। कहती है हाथ हटाओ अपना, काम की बातें करना है करो वरना मत करो। वहां से चली जाती है। वापस आती है तो पीछे से वो लड़का भी उसके साथ साथ आता है। कहता है कि मिस प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे गाँव वालों की हेल्प कर दीजिए। कहती है हाँ बिल्कुल करूंगी। वो वहां पर बैठा होता है। कहता है कि आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। कैट कहती है कि देखो पीछे से प्रिंस, पीछे से मैजिस्ट्री आ रहे हैं। जैसे मैजिस्ट्री आते हैं तो यहाँ पर जियांग सिन ना एक परीक्षण लेती है मैजेस्टिका की, जिसे मैं देख सकती हूँ कि क्या वो शिनलू देख सकता है वो या नहीं देख सकता है। कहते हैं कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ तो मुझसे बात करो। आके तुम वहां से उठकर ऐसे क्यों चली है? वो लड़के को इशारा करती है कि बीच में आकर खड़े हो जाओ। वो पूरे टाइम बात कर रहा होता है, तरह तरह का मुंह बनाता है, उसको डराने की कोशिश करता है, लेकिन शिनलू जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। वो कहती है अच्छा मैंने तो समझा था ये कोई पावरफुल इंसान है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है।
मतलब इसे तीसरी शक्तियाँ नहीं दिखाई पड़ती है। कहते क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कहती ऐसे ही, बस तुम्हारा सा जरा सा परीक्षण ले रही थी। कहते परीक्षण लेना है तो पास में आकर लो। लेकिन अचानक से वो उसके कंधे पर बेहोश हो जाता है। कहती है अरे तुम तो बहुत ही कमजोर निकले। वो उसे लिटा देती है, कहती है कि चलो अब तुम्हारा थोड़ा-सा ख़्याल रख लिया जाए। देखते हैं कि अचानक से सैनिक सारे बेहोश होने लगते हैं। तो वो सैनिक कहते हैं ऐसे कैसे? वो अपने अंदर से चार्म निकलता है, उन्हें लगता है उसको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है। तुरंत ही वहाँ पर जियांग शन आती है, वो उसे बचाती है। इधर हम देखते हैं कि मोंको को पकड़ लिया गया होता है और उससे कहा जाता है कि बताओ कि तुम्हें उन गाँव वालों को भगाने के लिए किसने कहा था? कहते किसी ने नहीं कहा था। सैनिक कहता है बताओ वरना जान से मार दूँगा। कहते मार दो जान से, लेकिन कभी नहीं बताऊँगा। कहती है बताना पड़ेगा। कैट कहती है इसको मार दो तभी अच्छा रहेगा। सैनिक तलवार लगा देता है, कहता है हाँ, हाँ सब कुछ बताता हूँ। साथ में एंटीडोट भी दूँगा जिन सैनिकों को चोट लगी है। वहाँ पर एंटीडोट उन सैनिकों को मिल जाता है कि तुम लोग प्लीज़ से जल्दी-जल्दी खा लो, उनसे सही हो जाते हैं। कहते वाह! ये तो बहुत अच्छी जड़ी-बूटी थी। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी के गाल पर नक्श चित्र बना कर गई थी। इस बात से मैजेस्टी सिर्फ हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि तुमने अच्छी ट्रिक खेली है। कहते ट्रिक नहीं, तुम बच्चों जैसा बिहेव कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बच्चा बना दिया। मगर सैनिक कहता आज से पहले ना मैजेस्टी किसी के आगे नहीं डरे, आप पहली हैं जिससे डर रहे हैं। मुझे देखकर अच्छा लगा। इधर हम देखते हैं मोंको को पकड़ने के बाद पूरे बुद्धिस्ट टेम्पल में ये खबर फैल जाती है कि ये तो काफी अच्छे थे, लेकिन आज इसे ऐसे पकड़े जाएंगे हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैजेस्टी सबसे पूछताछ करते हैं कि इनके बारे में बताओ। दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा का पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। तुमने मुझे ड्रिंक दिया तो मैं भी तुम्हें ड्रिंक दे देती हूँ। वो अपने झूठे कप में उसे ड्रिंक देती, पीते ही वो बेहोश हो जाता है। कैट कहती देखो कितना कमजोर है, बेहोश हो गया। जो है चेस्ट पर ना फिर से डायग्राम बना देती है। कहते आखिर ये कब तक करोगी? हाथ पर मार देती है। कहते हैं कि आ जाओ ना मेरे पास। कहती पास आने के बहाने मुझे नहीं आते हैं। वो उसको किस कर लेता है और जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। अब तो वो खुद बेहोश हो जाती है। अब जियांग शन नोटिस करती है कि मेरी पावर क्यों गायब हो जा रही है। मुझे अपनी पावर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। मॉन्क सारे इकट्ठा होते हैं जहाँ पर जो मेन कल्प्रिट होते हैं उन्हें सजा देने की बात कही जा रही होती है। इस पर जियांग शन कहती है कि तुम लोग सजा नहीं दे पाओगे तो मैं ही दूंगी। इधर जितने गाँव वाले भी होते हैं ना वो भी आ जाते हैं कि थैंक यू मिस, आपने हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। आप कम से कम उस गाँव में और भी लोग रह सकते हैं। कहती है नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अंदर जाते ही वहाँ पर जियांग सन देखती है कि एक स्टैचू लगा है। सैनिक जाकर वहाँ पर थोड़ी प्रे करता है और एक बॉक्स रखा होता है। बॉक्स खोलती है तो उसमें एक चूहा होता है। चूहे को जला दिया जाता है। चूहे के जलते ही वहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो बाहर चली जाती है। सब लोग थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक और चूहा आ जाता है। उस पर मैजेस्टी अपना पैर रखते हैं और पेल्स वहाँ पर बनकर आती है। मैजेस्टी उस पर्ल को देखते हैं तो उन्हें कुछ झलकियां याद आती हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये आखिर झलकियां किस चीज की। सैनिक बार बार पूछता है कि आपको कुछ याद आया है क्या? कहते हैं हाँ कुछ याद तो आया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कि सैनिक को लेकर जियांग शन एक जगह पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और बाकी डीमंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग, कहते हैं कि हाँ तुमने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। हम लोगों ने उस गांव के सभी लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन तुम ही थी ना जिसने सारे गांव वालों को बचाने का जिम्मा उठा रखा है। सैनिक कहता है कि मिस आप रहिए, हटिए, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं। वो अपनी चाम का यूज करती है और उन सबको वहाँ पर नीचे झुका देती है। वो सब माफी मांगने लगते हैं पत्थर के सामने कि माफ कर दो, माफ कर दो। इस पत्थर में क्या दिक्कत है समझ ही नहीं रहा। पता कि पत्थर से नेगेटिविटी निकलती है जो उन लोगों के अंदर चली जाती है। कहती है रुको तुम पीछे हटो, मुझे इन लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी। वो अपनी पावर का यूज करती है, उन सबको मार देती है। जैंग सन कहती है कि छिपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? कहती बच के। वहां पर वो सैनिक से कहती है तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं यहाँ पर देख लूंगी। इतने सारे चूहे आ जाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। मैजेस्टी नीचे गिरने लगते हैं। कहती कि क्या हुआ, ज्यादा ही कमजोर हो गए हो क्या? कहते नहीं कमजोर नहीं हूँ, चलो यहाँ से, वरना यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो हम लोगों की डेथ हो सकती है। लेकिन एक चूहा आकर मैजेस्टी को कट कर लेता है। तब बहुत सारे चूहों को अपनी पावर के जरिए वो वहाँ पर मार देती है। कहती है कि रुको एक मिनट। वो उसके पास जाती है और जितनी भी पावर होती है उसकी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि दो मॉन्क ये सारे काम कर रहे थे, चूहों को ही बीस्ट बना रहे थे जिससे चूहे सबको जाकर खा रहे थे। इससे उन लोगों को बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिल रही थी। मैजेस्टी और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। कहते ये क्या हुआ मेरे हाथ पर? कहती कुछ नहीं, चूहे ने तुम्हें काट लिया है। मैजेस्टी चाकू बाहर निकलते हैं। कहते मेरे कट करके ये जहर बाहर निकालो। कहती जहर निकालने की क्या जरूरत है, ऐसे ही सही कर देती हूँ। कैट को उसके हाथ पर लगाती है। कहती जहर खत्म। ये थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? कहती है अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो कुछ लोग आते ही होंगे, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर एक दूसरा मॉन्क होता है। कहते हैं कि हम उसी मॉन्क के बारे में बातें कर रही हो जो उस पेड़ से रिलेटेड है। कहती तुम्हें कैसे पता? कहता है क्योंकि उनके साथ एक और मॉन्क मिले हुए हैं। पूरे गाँव को उन लोगों ने बंधक बनाया था।
मैंने अपनी आँखों से देखा था जो दूसरे मॉन्क है, वो सारे चूहों को बीस्ट बना रहे थे और वो चूहे जाकर एक-एक इंसान को मार कर खा रहे थे, उनका खून पी रहे थे। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भागा लेकिन उसने मुझे जेल में बंद कर दिया। सबके सामने उस दूसरे मॉन्क ने बता दिया कि जो ये जियांगचेन है ना वही असली डीमन है। ये लोगों को खुद मार कर खा रही है, इसी की वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी फैली है। कहते हैं कि हाँ, इसको यहाँ पर जान से मार देना चाहिए, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। जो वहाँ पर एक और मॉन्क होते कहते हैं नहीं-नहीं ये अच्छी है, असली दुष्ट ये मॉन्क है। कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारी बातें सही हैं। तब इस पर वो मॉन्क बोलता है कि पता है मेरा अंडरवर्ल्ड से रिश्ता है, अभी देखना कि वो यहाँ पर आएँगे, बताएँगे कि तुम ही असली चुड़ैल हो। कहती है कि अच्छा अंडरवर्ल्ड से? मैं भी तो देखूँ अंडरवर्ल्ड से कौन आता है बुलाओ। वो अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ पर चूहों का सरदार आ जाता है। कि वाह तुम यहाँ पर, इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से आ गए। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर प्रिंसेस खड़ी हैं, वो भी अंडरवर्ल्ड की, उन्हें देखते ही वो गायब हो जाता है, मतलब भाग जाता है। कहते हैं ये क्या हुआ अचानक से, ये भाग कैसे गया? क्या तुमने झूठ बोला क्या? कहते हैं हाँ मैंने झूठ बोला और देखो अब मैं तुम सबका क्या हाल करता हूँ, तुम सबको यहाँ पर मरना पड़ेगा। पर सारे मॉन्क पर अटैक करना शुरू कर देता है। कहता है अब कोई भी नहीं बच सकता, याद रखो कि तुम सबको यहाँ पर मरना पड़ेगा और मैं सबसे पावरफुल हूँ। पता चलता है कि जो वो मॉन्क होते हैं ना असल में उन्होंने अपना रूप बदल लिया था और वो एक ओल्ड मॉन्क होते हैं। कहते हैं मैं तो जवान होने के लिए सब कुछ कर रहा था, इस सारी पृथ्वी पर राज हम लोगों को करना है और इस पूरे बुद्धिस्ट टेम्पल पर भी। लेकिन इतनी देर में जो दूसरा मॉन्क होता है वो बुड्ढे को मार देता है। कहते हैं ये क्यों किया तुमने? कहते हैं करना पड़ा, क्योंकि अब क्या करूं, तुम्हारे साथ रहकर मैं तो नीचे गिर जाता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं तो कहीं भी बदल सकता हूँ। कहते हैं इसी वजह से मैंने पहले प्लान कर लिया था, तुम्हारे ड्रिंक में मैंने पॉइजन मिला दिया था। वहां पर वो उसके अंदर से जेड निकाल लेता है। कहता है इस जेड में बहुत पावर है और अब मैं बनूंगा सबसे पावरफुल पर्सन और यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं बनूंगा गॉड, डीमन गॉड। कहती डीमन गॉड वो भी तुम? पहले जाती है प्रिंस के पास और कहती है कि तुम्हारे अंदर मेरी सारी पावर चली गई, इसी वजह से अब थोड़ी बहुत पावर तो मुझे तुमसे लेनी ही पड़ेगी और उसके अंदर से सारी पावर खींच लेती है। बाहर निकलती है। कहते थे तुम बाहर कैसे आ सकती हो, कि हो कौन तुम? कहती मैं हूँ अंडरवर्ल्ड की क्वीन। कहते हैं मैं भला कैसे मान लो कि तुम अंडरवर्ल्ड की क्वीन हो? सारा का सारा पावर एक जगह पर इकट्ठा करता है। कहता है कि अब तुम बच नहीं सकती हो। वो एक पैर रखती है और उसका सारा का सारा मैजिक जाल वो सारा टूट जाता है। कहता है कि तुम कौन हो, प्लीज मुझे इस तरह मत मारो। कहती है मरना पड़ेगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उसे बेहोश कर देता है। कहते हैं मोंको की आप कौन है, हम लोगों की रक्षा कीजिए। कहती है हाँ सबकी रक्षा करूंगी। तभी जियांग से नोटिस करते हैं कि मेजेस्टी के पास कोई खड़ा है नीदरवर्ल्ड का, मीन मेजेस्टी के अंगरक्षक भी हो सकते हैं या उनके दूत, कोई तो है जो उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर है। कहती तुम यहाँ पर? कहते हैं कि अरे अंडरवर्ल्ड की क्वीन। वो उसे पकड़ने चलती है लेकिन तब तक वो वहां से भाग जाता है। कहती है इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा। तब इस पर कैट बोलती है देखो ये नीदरवर्ल्ड से रिश्ता रखता है और हमें वहां से कोई भी रिश्ता नहीं रखना। आपको पता है ना कि नीदरवर्ल्ड के मेजेस्टी की वजह से ही आपके भाई की ये हालत हुई थी, वो आज भी कोमा में है। कहती है ठीक है इसे होश आने दो तब पता। लेकिन इधर मैजेस्टी सो रहे होते हैं। अब उन्हें सपना आता है कि असल में वो नीदरवर्ल्ड के मैजेस्टी हैं। लेकिन जब उनके भाई से लड़ाई हुई तो उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड भेज दिया गया क्योंकि उनकी पावर बहुत कमजोर हो गई है। वो अपनी पावर को एकत्रित करने साथ में मॉर्टल रियलम की चीजों को जानने के लिए पृथ्वी पर कुछ टाइम के लिए आए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी कि अच्छा तो तुम मेरी याददाश्त दिलाने के लिए वापस आए थे। कहते हैं हाँ मेरा काम पूरा हो चुका है, आप कब नीदरवर्ल्ड चलेंगे? कहते हैं बहुत जल्दी चलेंगे लेकिन सबसे पहले मुझे रिंग दो क्योंकि इसी के जरिए मैं अपना काम कर सकता हूँ। कहते हैं नहीं प्लीज मत लीजिए ना, मैं जिस चीज की अभी आपको क्या जरूरत? कहते हैं मैंने कहा ना जरूरत है। पता चलता है कि जब जियांगशिन बहुत छोटी थी तो एक बार गलती से वो नीदरवर्ल्ड चली गई थी जहाँ पर जो क्वीन थी ना वो उसे सजा देने के लिए कहती है कि तुम यहाँ पर आई हो, इसकी वजह से तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी क्योंकि यहाँ पर ऐसे किसी का आना जाना वर्जित है। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं और उस छोटी सी जो है जियांगशिन को बचा लेते हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चों पर हम अत्याचार कभी भी नहीं करेंगे। क्वीन कहती है तुम सही नहीं कर रहे हो, लेकिन वो गाल पर किस कर लेती है। कहती है बड़ी हो जाऊंगी ना तो तुमसे शादी करूंगी। यहाँ पर अब मैजेस्टी को याद आता है कि वो लड़की तब भी शैतान थी और आज भी शैतान है। इतनी देर में वहाँ पर जियांगशिन आ जाती है। कहती कौन था यहाँ पर? कहते कोई भी नहीं। कहती होश आ गया तुम्हें? कहता हाँ बिल्कुल होश आ गया, लेकिन आज वो बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। कहती ऐसा भी क्या, तुम इतने ही बदले हुए क्यों नजर आ रहे हो? लेकिन अब जियांगशिन को जो है लूशिन बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। कहती है कि क्या हो गया तुम्हें? कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कहती हो अभी तक तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और अब कह रहे हो तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, मैं सबसे पहले अपनी पावर ले लूं। उसको किस करती है, अपनी पावर एकत्रित करती है। कहती है क्या तुम्हें चोट कैसे लग गई? कहती बैठ जाओ।
यहाँ पर मैजेस्टी जानते थे कि अंडरवर्ल्ड से उसकी दुश्मनी है। जब भी उसे पता चलेगा कि मेरी वजह से उसके भाई की ये हालत हुई है, मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। मैजेस्टी को पता चलता है कि जियांगशुन वहाँ पर आने वाली है। सैनिक से कहता है नाटक करो, जल्दी नाटक करो। और नाटक करके सो जाता है। वापस आती है, कहती है वाह तुम तो कितने हैंडसम लग रहे हो। क्या सच में तुम्हें अभी तक होश नहीं है क्या, होश नहीं है क्या? लेकिन वो उसके पास जाकर अब महसूस कर रही थी कि उसकी पावर वापस आ रही है। कहती किस करूँ, क्या करूँ? देखती है कि उसने रिंग पहन रखी। कहती ये रिंग तो मैं लेकर ही रहूंगी, ये मेरी रिंग है और मुझे बिलोंग करती है। चलो वो निकालने की कोशिश करती है लेकिन रिंग निकालती ही नहीं। कहती ये रिंग लूंगी, जरूर लूंगी। पावर का यूज करती है, वो रिंग निकाल कर वहां से भाग जाती है। सैनिक कहता है कि मैजेस्टी ये क्या था? ये लड़की तो वो बहुत आगे बढ़ती जा रही है और स्माइल भी कर रहा हो। प्रिंसेस रूही आ चुकी है। कहते हैं क्या प्रिंसेस रूही, उसे रोक कर रखो, वो मेरे पास नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर वो याद करता है कि प्रिंसेस रूही से उसे कितना खतरा है। अभी वो लोग फिर से उसी गांव पहुंचते हैं जहाँ पर जियांगशन भी होती। कहते हैं तुम यहाँ पर? कहती हाँ बिल्कुल, नजारे लेने आई थी लेकिन मौसम बिगड़ रहा था। इतनी देर में जियांग रूही भागते हुए आती है। कहती है कि प्रिंस आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। कहती ये लड़की कौन है? कहती मैं कोई भी नहीं। कहती है कि नहीं प्लीज प्रिंस मुझे छोड़कर मत जाओ, आप तो मेरे हैं ना, मुझसे शादी करेंगे? कहती प्रिंसेस पता है आपको प्रिंस बहुत ही लाइक करते हैं। कहती है कि क्या सच में? मुझे तो पहले से पता था प्रिंस लाइक करते। कहती नहीं मजाक कर रही थी। तब प्रिंसेस उसको मारने चलती है। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये जान लो। लेकिन जियांगसन उसका गला ही बंद कर देती है कि ज्यादा मत बोलो, मुझे बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। उसे वहां पर बेहोश कर देती है। कहती है मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, लेकिन अब मुझे किसी और काम के लिए जाना है। वो फिर से उसी पेड़ के पास जाती है। देखती है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी अभी तक कम ही नहीं हो रही है, मतलब उसका रियल ओनर अभी भी जिंदा है। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस कहती है कि जाकर उस सबसे पहले जो है जियांगशन को मार कर आओ, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसे ही सैनिक रात में मारने जाता है ना जियांगशन को, तो उसकी आंखें देखकर ही वो डर जाता है। कहती है आओ ना, मारो ना, मारो ना, मारो ना, क्यों नहीं मार रहे हो? लेकिन बेचारे की तो हालत ही डाउन हो जाती है, वो वहां पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से उसी पेड़ के पास जाती है, लेकिन बहुत सारे सैनिक होते हैं जो उसको मारने के लिए आए हुए होते हैं। वो अपनी पूरी पावर एक जगह इकट्ठा करती है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन अभी पेड़ का मालिक आ जाता है। कहते हैं कि कौन है जो यहाँ पर इस तरह के दंगे क्रिएट कर रहा है? वो सबको मार कर ना पत्नियां बना दे रहा था। कहती है अच्छा तो तुम हो रियल मालिक, चलो आ जाओ, तुमसे ही लड़ाई हो जाए। जैसे वो उसको मारती है तो वो पत्नी नहीं बनता है। वो समझ जाती है कि इस पेड़ में ज़रूर कोई ख़ास बात है, वहाँ पर उसे पर्पल स्टोन भी मिल जाता है। कहती है वाह फाइनली मुझे इसी की ज़रूरत थी। अब बस मेरे पास 1-2 काम और बचे हैं, मैं वापस चली जाऊँगी। कहती है प्रिंस मैं आ गई। कहते हैं क्या करने आई हो? कहती है आपसे मिलने, और किस काम के लिए? वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना भी था। यहाँ पर मैजेस्टी नोटिस करते हैं कि इसके पास तो बहुत पावर है, अंडरवर्ल्ड की क्वीन भी है। इधर हम देखते हैं कि मोंको को वो अंडरवर्ल्ड क्वीन बनकर मिल रही होती है। कहती है कि क्या तुम्हें स्टोन के बारे में पता है? कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी इस स्टोन के बारे में नहीं पता है, और ये स्टोन यूज कौन करता है ये भी नहीं पता है। लेकिन इधर मोटर वर्ल्ड में बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वो अपनी स्प्रिट निकाल कर गई थी जो है अंडरवर्ल्ड मोंक से मिलने के लिए, और इधर मॉर्टल वर्ल्ड में क्या लग रहा था ना कि प्रिंसेस की डेथ हो गई। तो बहुत तेजी से उसकी दासी रो रही होती है कि प्रिंसेस की डेथ हो गई, प्रिंसेस की डेथ हो गई, बल्कि उसकी स्पिरिट सामने खड़ी होती है और सैनिक को दिख रही होती है कि उसे मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। फिर से जाती है प्रिंस के पास। कहती है प्रिंस प्रिंस मेरी बात सुनो, मैं तो आपके सामने हूँ, आखिर आप क्यों नहीं देख रहे हैं? बहुत ही ज्यादा टीज कर रही होती है प्रिंस को। मैजेस्टी कहते हैं कि वैसे भी इसकी डेथ हो चुकी है ना, तो जाओ इसे जला दो। कहती है ओ मुझे जलाओ मत, मुझे जलाओ मत। तुरंत ही अपनी बॉडी में चली जाती है। कहते हैं क्या हुआ? कहती है तुम्हें जरा से भी हैरानी नहीं हुई कि मैं मर गई? कहते हैं मुझे पता है तुम मर गई तो जिंदा भी हो जाओगी। सैनिक कहता है मुझे आप कैसे दिखती है? कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें पावर दे रखी है। याद रखो कि अब तुम मेरे लिए काम करते हो तो तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। इधर हम देखते हैं इम्प्रेस डाउनगर पर, जहाँ पर प्रिंसेस रुई कहती है पता है जी आंक्शन की वजह से ना मैजेस्टी मेरी तरफ देखे ही नहीं। क्वीन मदर कहती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? मैंने पहले भी कहा था कि प्रिंसेस रुई से तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, ये कॉन्कुबाइन बनकर रहेगी। बस जो है मैजेस्टी से शादी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर क्वीन मदर कहती हैं कि जो तुमने किया है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जियांगसन के ऊपर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसी वजह से तुम अपने घर जाओ। जबरदस्ती उसे उसके घर भेज दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसका ब्रदर आता है, कहता है कि सिस्टर आप बताइए ना कि फादर को होश कब आएगा? कहती जल्दी ही आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस अपना काम करो। वो फंस जाती है वहां पर। कहती है कि मेरे पास वो लैंप फिर से लेकर आओ। वो लैंप लेती है, जल रही होती है ना, उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करती है। वो पावर सारी देती है उसके फादर को, और वहां पर उन्हें होश में लाने के लिए, लेकिन बाहर नीदरवर्ल्ड का वो दूत भी आ जाता है। कहती तुम मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम नीदरवर्ल्ड के दूत हो। उसे बहुत मारती है।
वापस आकर वो बताता है कि जियांग ने मुझे मारा है। कहते हैं क्यों? तुमने ही कोई गलत काम किया होगा। वो कहता है नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस उससे झूठ बोला था कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन अब उसे अच्छे से पता है कि आप नीदर वर्ल्ड के किंग हैं, तो आपसे वो रिश्ता भी नहीं निभाएगी। तभी सैनिक आ जाता है कि अब आपने क्या सोचा है? इधर उसको नींद नहीं आ रही होती है कि बदतमीज कहीं का, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि उसके अंदर कोई खास ताकत है। उसे एक मोती मिल जाता है और मोती पाकर वो बहुत खुश होती है और बाहर निकलती है। उसका भाई बैठा हुआ होता है। कहती है क्या हुआ, इसको होश नहीं आ रहा है क्या? कहती चलो अब उठ जाओ। उसे एक जेट देती है कि ये तुम्हारे लिए है। वो बहुत खुश होता है। मैजेस्टी आते हैं। मैजेस्टी को देखकर वो जरा सा भी भाव नहीं देती, फिर से अपने फादर के पास मिलने के लिए चली जाती है। तो उसके फादर कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया जब तुम मुझे पसंद ही नहीं करती? कहती वो तो वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्यों बचाया है। आपने मेरी मदर को मार डाला सिर्फ अपने ईगो की वजह से, क्योंकि आपको पावर चाहिए थी, लेकिन आपको तो वो पावर भी नहीं मिली। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी और उसका भाई इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक ये आई क्यों नहीं। कहते मुझे तुम में से दोनों में से एक किसी से बात नहीं करनी। कहते लेकिन फादर के साथ क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? कहती वो ठीक है, लेकिन वक़्त आने पर उनका भी काम खत्म हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि फादर से मिलने के लिए मैजेस्टी जाते हैं। कहते हैं कि मेरी शादी जो है आपकी बेटी से फिक्स हो चुकी है, लेकिन उसके फादर मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। अभी वो भी गुस्से में बाहर निकलते हैं तो उसका ब्रदर बोलता है ये क्या हो रहा है? पहले मेरी सिस्टर नाराज़ हो करने के लिए और अब आप जा रहे हैं। कहते हैं कि हाँ, मैं जा रहा हूँ। इधर वो बैठी होती है, कहती है कि पता नहीं ये नीदरवर्ल्ड के किंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कभी भी तो उन्होंने मुझसे मिलने के लिए हामी नहीं की। मैं बचपन से उनसे मिलने चाहती थी, तो उसने अपनी शकल दिखाने से मुझे मना कर दिया। लेकिन अब मैं एकदम फ्री रहना चाहती हूँ। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक क्यूट सा डॉग रखा होता है। मैजेस्टी उसके लिए लाए थे ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो अभी तक बहुत नाराज़ थी। उससे कहती है कि तुम्हें पसंद है? कहती हाँ, ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे ले लिया है। यदि चलो ना, अब हम लोग ये सारे गलतफ़हमी दूर कर देते हैं, ड्रिंक करते हैं। कहते हैं हाँ चलो, साथ में ड्रिंक करते हैं। वो ड्रिंक करते ही वो थोड़ा-सा जो है भावुक हो जाती है। कहती है कि क्या सच में मुझे तुम्हें माफ़ करना चाहिए। मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि तुम्हें जब असली चीज़ों का पता चलेगा तो माफ़ करोगी। नशे में होती है तो वो उससे लगातार बात कर रही होती है। कहती है मैं तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ। चलो पी लो ना, ये ड्रिंक कर लो। मैजेस्टी भी ड्रिंक करते हैं, वो भी ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक में ही दोनों बात कर रहे होते हैं, किस करने लगते हैं और साथ में दोनों वक़्त भी बिताते हैं। सुबह होती है तो वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई है। वो रिंग नीचे फेंकती है तो जो है बच्चा निकल कर आता है। कहता है मुझे ऑर्डर दिया गया है कि आपके ऊपर ध्यान रखा जाए, आपको कोई भी चोट नहीं पहुँचनी चाहिए। कहती है मुझे ये बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना? कहते हैं मैंने सारा ब्यौरा तैयार करके रखा है। कहती है अच्छा ब्यौरा तैयार करके रखा है, चलो अब जाओ यहाँ से। इधर हम देखते हैं कि जियांग के फादर फिर से उसे बताते हैं। कहते हैं मेरे पास उस पेड़ पर रहने वाला मालिक मिलने आया था। उसने मुझे बताया था कि मैं जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बातों को मानते-मानते कब मैं इतना बीमार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखती है। इधर मैजेस्टी अभी भी टेंशन में होते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास वो ग्रीन और पर्पल बीट दोनों थी, जो है जियांग को दे सकते थे ताकि वो अपने भाई को ठीक कर सके। ते इधर डॉग को देखकर मैजेस्टी बोलते हैं कि चलो चलते हैं उससे मिलने के लिए। लेकिन उसी पेड़ के पास जाते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन पता चलता है कि कुछ लोगों की और डेथ हो चुकी है उस पेड़ की वजह से। एक दासी आती है, बताती है कि ये सब आपके फादर की वजह से और उस आदमी की वजह से हुआ है। वो कहती है मुझे अब इस जगह का काम खत्म करना ही पड़ेगा। वो सारी नेगेटिव एनर्जी निकाल कर वहाँ से भगा देती है। इधर हम देखते हैं कि दूत आता है और बताता है कि आपको भी अब संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इधर लगातार जियांग उस आदमी के पीछे पड़ी हुई थी। कहती तुमने ये सब कुछ किया ना, अमर होना चाहते हो, लेकिन अमर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में अमर कोई भी नहीं है। कहते हैं कि मुझे अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी देर में वहाँ पर मैजेस्टी भी पीछा करते हुए आ रहे थे कि कहीं जियांग पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो कहता है मुझे रोक नहीं सकते हो। कहती रोक दूंगी। के पास बहुत पावर होती है। वो अपनी पावर के जरिए उसे और बताता है कि आखिर वहां पर उसके साथ हुआ क्या था और उसके भाई के साथ क्या होता है। अंडरवर्ल्ड में उसके पीठ पीछे बहरूपिये बैठे हैं, मतलब हर घर का भेदी। वहां पर वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और ये सब अटैक कोई और नहीं उसका भाई ही करवा रहा था। कहते हैं कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते हो। कि भाई तुम ठीक हो गए, भाई तुम ठीक हो गए। लेकिन उसका भाई सिर्फ एक मकसद से वहां पर काम कर रहा था कि अपनी बहन को मारकर पूरे अंडरवर्ल्ड पर उसका राज होगा। कहती ये झूठ है, ये झूठ है, ये कभी सच हो ही नहीं सकता। कहता है यही सच है और तुम इस सच को नकार नहीं सकती हो। लेकिन अपने भाई की सच्चाई जानने के बाद आखिर वो कैसे पीछे हट सकती थी, अपने भाई को ही मार देती है। वहां पर कहती है तुम्हारा यही अंत था और नीचे भी यही अंत होगा। उस आदमी को भी मार देती है। कहती है फाइनली मेरे रास्ते से सारे कांटे हट गए। लेकिन इतना काम करने के बाद वो खुद बेहोश हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं मुझे इसको अपनी पावर देनी ही पड़ेगी और इसे कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तो मैजेस्टी याद करते हैं कि एक बार वो जब बहुत बीमार पड़ गए थे, तो वहां पर छोटी सी जियांग हर रोज उसके पास जाती थी, एक एक बीट
लेकर जो भी उसे मिलती थी, लेकिन जो ये दूध था ना उसका हर रोज़ भी तोड़ देता था। इसी तरह साल बीते जाते हैं, वो इतनी बड़ी हो जाती तब भी हर रोज़ एक नई मोती लेकर जाती, लेकिन दूध उसको कभी भी उससे नहीं मिलने देता था कि तुम जो है नीदरवर्ल्ड के राजा से नहीं मिल सकती। कहती ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया था, मुझे उन्होंने मेरी एक बार जान बचाई थी, इसी वज़ह से मैं हर रोज़ आती थी। ये देखकर अब तो सिल्लू का दिल भर आता है कि जिस लड़की ने उसकी हमेशा से केयर की, आज मैं उसे अपने पास से दूर नहीं जाने दे सकता। होश आ जाता है कि तो दासी कहती है कि पता है, सिल्लू ने आपका बहुत ख्याल रखा, आपको भी उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि आपके भाई को उसने कभी मारा ही नहीं था। कहती हाँ, सही कहा। जैसे आते सबसे पहले मैजेस्टी आकर उसके गले लग जाते हैं। कहती क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हाँ, लेकिन आज के बाद से अकेले अगर तुम कहीं भी गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है, अगर मैं सही टाइम पर ना पहुँचता ना तो तुम्हारी वहाँ पर डेथ हो जाती। कहती है कि हाँ, वो तो है। अभी यहाँ पर मैजेस्टी बस उसको दूर से देखते खुश होते हैं कि मैं तुम्हें हर वो खुशी दूँगा जो तुम नहीं मिली है। भले ही नीदरवर्ल्ड या अंडरवर्ल्ड में जाकर ही मुझे ये सब काम क्यों ना करने पड़े। पर मैजेस्टी आते हैं और जियांगसन से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। क्या आप शादी के लिए तुम मानती हो या नहीं मानती हो? रात भर सोचती कि शादी करूँ या ना करूँ? क्या हमें शादी करना चाहिए? इधर उसके फादर अपनी वाइफ को याद कर रहे होते हैं। पता चलता है कि उसकी वाइफ सामने ही आ जाती। कहते तुम तो मर गई थी ना, जिंदा कैसे हुई? कहती है तुम्हें मारने आई हूँ। तुमने मुझे जान से मारा था ना पावरफुल होने के लिए, तो अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे बहकाया गया था। कहती हाँ, बहकाया गया तो किसी को भी मार दोगे। तब तक जियांगसन आ जाती है। कहती अपना बदला ले लिया है ना, जाओ यहाँ से। कहती थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा बदला लेने में मेरा साथ दिया। मेरी बेटी को भी इन्हीं लोगों की वजह से मरना पड़ा क्योंकि हमेशा से उसके बगल सिर्फ ऐसे लोग थे जो उसे कष्ट पहुँचाते थे। उसका भाई कहता है क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, याद रखो कि सब घर का सारा काम करना है। वो बाहर निकल रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि अब शादी का टाइम भी आ गया है, कहाँ जा रही हो? कहती कहीं नहीं। दोस्त से कहते हैं तैयारी करो क्योंकि मुझे शादी में एक भी कमी नहीं चाहिए। शादी का दिन आ जाता है और वो अंदर से निकलती है। दूध कहता है इन लोगों का प्यार देखकर मुझे ही डर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैजेस्टी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अंदर से निकलती है और उसके गले लग जाती है। कहते हैं कि शादी तो हो ही जाएगी, पहले मैं थोड़ी सी किस तो कर लूँ। वो उसको किस करने लगती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।